Hey everyone, welcome in CLAT Point and let's start today's The Hindu News discussion जो कि CLAT, ALET, CLAT PG, NLSET एंड अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट आप देंगे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्लैट पॉइंट आपको ऑफर करता है क्लैट यूजी 2023 के मॉक टेस्ट। आप चाहें क्लैट पीजी 2023 के मॉक टेस्ट भी हमसे ले सकते हैं। क्लैट पीजी 2023 के लिए क्रैश कोर्स चल रहा है, क्लैट यूजी 2023 के लिए क्रैश कोर्स चल रहा है, डीओ एलएलबी एनएलएसएट के लिए कोर्सेज चल रहे हैं, क्लैट पीजी क्लैट यूजी 2024 के लिए कोर्सेज चल रहे हैं, क्लैट एनएलएसएट डीओ एलएलबी के बुक्स मॉक टेस्ट, हमारा जो मैजिक बॉक्स है क्लैट पॉइंट का मैजिक बॉक्स आप घर पे मंगा सकते हैं। ये सारी चीज़ें में आप इनरोल करने के लिए इनमें से किसी भी चीज़ में इनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन से आपको हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और वहाँ से जो भी कोर्स आप इनरोल करना चाहें उसका डेमो क्लास देख के उसमें इनरोल कर सकते हैं। जैसे ही आप इनरोल करेंगे आपको हमारे जो मेंटोर हैं वो फ़ोन करेंगे, क्योंकि हमारे कोर्सेज के साथ यू विल ऑल्सो गेट अ पर्सनल मेंटोर। अब आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। सबसे पहले देखिए एक न्यूज़ आई है, ट्रस अनाउंसेस एग्जिट यूके टू गेट इट्स थर्ड पीएम इन द 3 months। देखो यूके को थोड़े दिन में देखने की कोशिश करना तो बड़ी हालत ख़राब है। अगर मैं बोरिस जॉनसन बोलूँ तो वो भी बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन में यूके में आए थे। उसके बाद आप देखिए क्या हुआ है, अब ट्रस आ गई हैं। अब ये जो ट्रस आई हैं इनका भी करियर पता नहीं कितना लंबा चलने वाला है, क्या चलने वाला है। जॉनसन साहब का रीज़न जो हमने देखा था, क्या देखा था हमने, उसके पीछे कारण देखा था कि भाई उन्होंने कोविड प्रोटोकॉल्स का वायलेशन किया था, पार्टी वार्टी थ्रो करी थी, जिसके बाद काफ़ी उनकी आलोचना होने लगी थी। इनके ऊपर ऐसा लग रहा है कि भाई ये जो हैं पॉलिसी सही नहीं ला पा रही हैं, सरकार अच्छे से नहीं चला पा रही हैं, इनकम्पिटेंट हैं डायरेक्टली अगर शब्दों में कहा जाए तो। अब ये भी हो चुका है, लेट्स सी हु विल बी द नेक्स्ट पीएम इन यूके। वैसे ये हालत ना पूरी यूरोपियन कंट्रीज़ की है, पूरी ही यूरोपियन कंट्रीज़ में जनता जो है ना वहाँ की गवर्नमेंट से नाखुश है। आज एक आर्टिकल भी आया है, डिटेल में डिस्कस भी करेंगे क्या मामला है। बिल्कुल सही आप सोचो, रशिया यूक्रेन इज़ द रीज़न, बट वो कैसे है वो अभी हम आज समझेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए एक न्यूज़ आई है, कंपटीशन पैनल इम्पोजेस 1338 करोड़ पेनल्टी ऑन गूगल। ऐसा गूगल के ऊपर आरोप लगा है कि गूगल जो है वो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं उनको कंपेल करता है कि भाई बुकेट ऑफ एप्लीकेशंस गूगल की आप इंस्टॉल करके दो फ़ोन के ऊपर। इसके ऊपर गूगल ने अपनी रीजनिंग्स दी हैं, लेकिन उसको दरकिनार करते हुए सीसीआई ने इतने का पेनल्टी लगाया है, साथ ही साथ कहा है कि अपने इस कंडक्ट को जल्द से जल्द ख़त्म करो। तो ये था रिगार्डिंग गूगल का मामला। पीएम लॉन्चेस न्यू मिशन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, अभी आपको पता है एंटोनियो गुटेरस जो हैं यूएन सेक्रेटरी जनरल भारत आए हुए थे, उन्हीं के सामने जो है प्राइम मिनिस्टर जी ने मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट करके जो नया इनिशिएटिव है जो कि सस्टेनेबल एंड हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करने के लिए हमारी सरकार ने लॉन्च किया है। इसमें देखिए एक नज टेक्निक्स की बात हुई है, मतलब कि छोटी छोटी चीज़ों में चेंज करो। वो मतलब देखो ऐसे कुछ नहीं स्कीम के अंदर कि आपको याद करने की ज़रूरत है, कुछ ऐसा फैक्ट्स नहीं है, फिगर्स नहीं है, बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट कब हुई थी, क्यों हुई थी, किस चीज़ से रिलेटेड है, दैट्स इट। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद करने हैं या फिर कुछ इस तरीके की चीज़ हैं जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जा सकती है। बेसिक चीज़ है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए ये लाए गए हैं, ठीक है। इसके बाद विड्रॉ न्यू एम्स रूल्स फॉर ट्रीटिंग एमपीज दैट प्रमोट वीआईपी कल्चर, डॉक्टर टू हेल्थ मिनिस्टर्स। देखो ये न्यूज़ आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से 0% इंपॉर्टेंट है। देश दुनिया में क्या हो रहा है ये पता होना चाहिए। तो देखिए एम्स में वीआईपी कल्चर को प्रमोट करने के लिए हो क्या रहा था, बताया जा रहा था कि एक प्रॉपर सेल बना दो जो एमपीज़ को डायरेक्टली डील करेगी। अगर जो हमारे सिटिंग एमपीज़ हैं उनकी तबीयत खराब होगी तो उनसे डायरेक्टली लिंक मतलब डील होगा, मतलब कोई दिक्कत होगा तो वहाँ पे उनका नंबर आ जाएगा। देखो एम्स में ना कभी अगर आपके परिवार में भगवान का ज़रूरत ना पड़े, बट अगर पड़ेगी ना तो आप देखना इट्स नॉट ईजी टू गेट अ बेड इन एम्स, मतलब बहुत लंबे लंबे समय के नंबर लगे रहते हैं। तो एम्स की तो ये हालत है, तो वहाँ पे किसी को तुरंत मिल जाना, तो वही वीआईपी कल्चर को प्रमोट करना और इस तरीके की बातें जो हैं वो हैं, पढ़ लेना चाहो तो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से कुछ है नहीं। उसी के अगेंस्ट में डॉक्टर्स ने हेल्थ मिनिस्टर्स को कहा है, तो वही ये न्यूज़ आ गई थी। सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट्स प्ली टू लिफ्ट बैन ऑन क्रैकर सेल। तो आम आदमी पार्टी ने क्रैकर सेल को बैन कर दिया था। तो बीजेपी के हमारे जो मनोज तिवारी जी हैं उन्होंने इसके अगेंस्ट में केस फाइल किया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है भाई स्वीट खा के दिवाली मनाओ,
पटाखों की ज़रूरत नहीं है। ऑल तो ये मनोज तिवारी जी को इस पर केस भी फाइल नहीं करना चाहिए था, क्योंकि दिल्ली के अंदर मैं रहा हूँ, पूरे 5-6 साल मैं वहाँ पे रहा हूँ। तो दिवाली के अगले दिन ना वहाँ पे एक्चुअल में आंखों में चुभन होने लगती है। और दूसरा कि अब ठंड आ रही है, तो वहाँ पे जो स्मोक वाला मामला है ना, फॉग प्लस पॉल्यूशन स्मोक, तो वो जो प्रॉब्लम है ना वो एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है। तो दिवाली के बाद वहाँ पे एक्चुअली में सिचुएशन बहुत ख़राब हो जाती है। तो बहुत सही कदम है और ऐसी चीज़ों में सपोर्ट करना चाहिए वहाँ की सरकार को। पर प्रॉब्लम क्या है ना, दिल्ली में है, लेकिन दिल्ली के जो आसपास का एरिया है ना, वहाँ पे तो भाई मैसिव लेवल पे होता है। अब गुड़गांव में तो आप रोक के दिखाओ, वहाँ पे जाट हैं, गुज्जर्स हैं, आप नोएडा में रोक के दिखाओ, समझ रहे हो। तो ये वाली प्रॉब्लम है, लेकिन लेट्स सी क्या होता है इस पर भी, ठीक है। श्रीलंका नेवी अरेस्ट 3 तमिलनाडु फिशरमैन। तो श्रीलंका एंड इंडिया का जो फिशरमैन इशू है, हमने पता नहीं नंबर ऑफ टाइम्स डिस्कस किया हुआ है, पूरे डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। हमारी जो 6 आवर्स की वीडियो है उसमें भी ये टॉपिक कवर है। मामला क्या है, दोनों ही देशों में एक ही मामला फंसा हुआ है कि भारत के मछुआरे जो हैं वो मैरीटाइम बाउंड्री को क्रॉस करके तमिलनाडु के मछुआरे जो होते हैं वो श्रीलंका चले जाते हैं, फिर वहाँ की नेवी उनको पकड़ लेती है, अरेस्ट कर लेती है। तो यही ये पूरा मसला है। इसमें हमने कच्चा दीवू आइलैंड के बारे में पढ़ा था, हमने इसमें बहुत सारी चीज़ें जानी थी कि क्यों ऐसा किया जाता है। तो ठीक है, कनेक्ट कर लो, रिवाइज कर लेना, नोट्स कहीं पे हो, फिर से रिवीजन के लिए उसको पूरा डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है। पता नहीं द हिंदू न्यूज़पेपर को क्या हुआ, एडिटोरियल में ना वो बात नहीं आ रही है। जैसे कि यहाँ पे एक आर्टिकल आया है, चेक्स नो बैलेंस, ठीक है। अब कल टेक्स्ट वाले पेज पे जब आपने ऑलरेडी डाल दिया है कि चाइना ने भाई भारत के जो नाम थे उनको दरकिनार कर दिया वीटो पावर का यूज़ करके, आज आप फिर उस पर एडिटोरियल डाल रहे हो, तो रिपीट करने का तो मतलब समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखें। शुड दलित मुस्लिम्स एंड दलित क्रिश्चियंस भी गिवन एससी स्टेटस, ये मैटर भी हमने पूरा डिटेल में देखा हुआ है कि क्यों इन पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ को ही नहीं लिया जा रहा है, बाकियों को जो एससी कैटेगरीज हैं उसमें लिया गया था। तो मामला आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलो, हाउ इज़ द एनर्जी क्राइसिस इन यूरोप शेपिंग अप। अब ये मामला आपको ना काफ़ी हद तक क्लियर करेगा कि क्यों अभी यूके में जो हालत है वो हो रही है, या फिर जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं ना सारे के सारे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, चलो देखते हैं। देखो सबसे पहले क्या है, जर्मनी की मैं बात करूं, यूरोपियन कंट्रीज में एक सबसे बड़ा नाम आता है जर्मनी, फ्रांस। वहाँ की जनता ना वहाँ की गवर्नमेंट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रही है। एनर्जी का जो प्राइस है ना बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और विंटर इज़ कमिंग वहाँ पे भी। तो जब ठंड बढ़ रही है, ठंड आने वाली है, तो वहाँ पे बहुत सारा लोगों का एनर्जी का नीड रहेगा। दूसरी चीज़ ये है कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी फंक्शन करने के लिए एनर्जीज का यूज़ चाहिए, बट इसका प्राइजेस बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? ऑफकोर्स नॉर्थ स्ट्रीम 1 एंड नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन विध्वंस तो हो चुकी है। आप में से बहुत सारे लोग अब ये कहेंगे कि सर नॉर्थ स्ट्रीम 1 एंड नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन थी, तब भी रशिया सप्लाई करने को मना कर रहा था। तो देखो रशिया ने मना नहीं किया था, रशिया ने एक बहुत सिंपल डिमांड रखी थी। रशिया ने डिमांड ये रखी थी कि भाई अगर तुम नॉर्थ स्ट्रीम 1 नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन से गैस का सप्लाई लेते हो तो तुम हमें पेमेंट जो है ना वो रूबल में करोगे, क्योंकि आपको पता है रशिया के लिए डॉलर की वैल्यू खत्म ही हो चुकी थी, क्योंकि उससे कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था। स्विफ्ट सब याद ही होगा आपको। तो प्रॉब्लम ये थी कि भाई जर्मनी ने मना कर दिया था, और किसके कहने पे मना किया था? ऑफकोर्स यूएसए एंड बाकी नेटो कंट्री के कहने पे। अब ना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जर्मनी फेस कर रहा है। कैसे कर रहा है उसको भी मैं आके बताता हूँ। फ्रांस में भी देखो यही चीज़ हो रही है। फ्रांस में भी बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई वेपन सप्लाई करना बंद करो यूक्रेन को। जर्मनी में भी ये कह रहे हैं, एक तरफ तो हमारे देश में गरीबी हो रही है, दूसरी तरफ आप वेपन सप्लाई किए जा रहे हो जनता के टैक्स पेयर्स के पैसों से। तो इस तरीके की डिमांड जो है ना वहाँ की सरकारों को देखना पड़ रहा है। मैंने आपको बताया कि रशिया ने क्यों गैस सप्लाई करने को मना किया था, क्योंकि वो चाहता था कि उसको जो पेमेंट मिले ना वो रूबल में मिले। तो ये वाली चीज़ थी। अब देखो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे ना आपका नॉर्वे है। नॉर्वे ने ना पोलैंड को कह दिया है कि मैं गैस सप्लाई करूँगा। कैसे कहा है ये देखिए, बैलेटिक पाइपलाइन ना ये यहाँ से पोलैंड तक आ चुकी है, जो पोलैंड को तो गैस सप्लाई होने लगी है। नॉर्वे से यूरोपाइप सेकंड जो है वो आती है जर्मनी तक, जो उनको गैस सप्लाई करती है। वही पाइपलाइन जो है वो आगे फ्रांस तक भी इधर कनेक्शन है, जो नॉर्वे से फ्रांस में नेचुरल गैस आ जाता है। लेकिन देखो बात यहाँ पे ये है ना कि जो आपकी रशिया की पाइपलाइन थी ना, नॉर्थ स्ट्रीम 1 पाइपलाइन, उसकी कैपेसिटी आप देखिएगा 170 मिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ गैस पर डे सप्लाई करने की थी। नॉर्वे और डेनमार्क पोलैंड जो ये पाइपलाइन है इसकी क्या कैपेसिटी है? 5 to 6 मिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ गैस पर डे। तो ये डिफरेंस आप समझ रहे हो।
दूसरा देखो, प्रॉब्लम यहाँ पे सिर्फ यही नहीं है, प्रॉब्लम ये कि जर्मनी तो करीबन 50+% अपना जो शेयर था नेचुरल गैस का वो रशिया से लेता था, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी थी। फ्रांस का तो 18 से 20% ही था, बाकी तो वो नॉर्वे से लेता था। तो जर्मनी को इतना सारा नॉर्वे सप्लाई कर भी पाएगा क्या? इतना है भी क्या नॉर्वे के पास? कितनों को देगा? तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सेम चीज़ यूके में भी हो रहा है, यूके भी एनर्जी क्राइसिस फेस कर रहा है। तो ये सारी कंट्रीज फंस क्यों नहीं है? ऑफकोर्स नेटो के कहने पे, लेकिन इन सब में भी सबसे ज़्यादा जो फंस रही है ना वो जर्मनी है। और जर्मनी के अंदर अभी बहुत बुरी हालत है, वहाँ की जनता जो है ना सड़कों पे एक्चुअली में उतर के आ चुकी है। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत का विषय है। अब जर्मनी की गवर्नमेंट, फ्रांस की गवर्नमेंट को फ्यूचर में डिसाइड करना होगा कि वो नेटो की सुनती चले या फिर वो सिटीजन्स की प्रॉब्लम सुने, जो कि है हाई टैक्स, इन्फ्लेशन, हाई एनर्जी कॉस्ट, अनएम्प्लॉयमेंट। और जनता भी कब तक बर्दाश्त करेगी? आप ये सोचो कि कोविड चल रहा था, पहले हमारे देश से ना वैक्सीन बाहर जा रही थी, याद होगा आपको। पर जैसे ही हमारे देश में वेव बढ़ी और बहुत सारे लोगों को कोविड होने लगा, तो हमारी सरकार ने वैक्सीन को बाहर भेजना बंद कर दिया। पहले कहा कि देश में लगाओ, यही हुआ था ना। तो यही तो तरीका होता है, पहले अपने आप को बचाओ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यूक्रेन को भाई तुम टैक्स पेयर्स के पैसा दिए जा रहे हो, हथियारों। अब हथियार फ्री में थोड़ा आ रहे हैं, जर्मनी दे रहा है, फ्रांस दे रहा है, मैंने आपको दिखाया भी था कितना सारा दे रहे हैं, कल के सेशन में देखा था हमने। और सिटीजन्स जो है वो बेचारे परेशान हैं। तो ऐसे सिचुएशन में दो ही चीज़ होती है, एनर्जी क्राइसिस आएगी, इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी, जनता अनरेस्ट पे आएगी, फिर भैया जनता जो है सड़कों पर उतर जाएगी। तो इसको रोकना है तो इनको कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। अब इसके लिए देखो यूएस ने क्या किया था, जॉय बाइडेन साहब जो है सऊदी अरेबिया गए थे, आपको याद होगा। इन्होंने कहा था कि जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं वो जो हैं और ज़्यादा सप्लाई बढ़ा दें, यही कहा था ना। जबकि उन्होंने क्या किया, उन्होंने सप्लाई और कट कर दिया, प्राइस भी बढ़ा दिए। तो जॉय बाइडेन साहब अभी सऊदी अरेबिया से भी नाराज चल रहे थे, कह रहे थे कि बदला लेंगे हम, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, देखो ये प्रॉब्लम चल रही है पूरी यूरोपियन कंट्रीज़ में, जो आपको मेन स्ट्रीम मीडियाज़ में नज़र नहीं आता है। अब देखो मैं आपको एक ना फैक्ट बताऊंगा जो आपको बहुत आश्चर्यचकित करेगा। नॉर्वे, इन सब में फ़ायदा किसका हो रहा है? इन सब में फ़ायदा हो रहा है किसका? नॉर्वे का। उसकी भैया गैस की सप्लाई बढ़ गई है, पैसा बढ़ रहा है, इकोनॉमी बढ़ रही है। नॉर्वे जो है ना बहुत हिपोक्रेट है। नॉर्वे जो है वो विश्व में ये कहता है कि भैया फॉसिल फ्यूल का यूज़ मत करो, एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनो, ग्रीन सब, मतलब जो भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी के ई व्हीकल्स हैं इनका यूज़ करो, इस तरीके की चीज़ें जो है वो कहता है। द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इज ऑलरेडी हियर, द वर्ल्ड नीड्स टू नाउ वर्क टुगेदर टू रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग। इस तरीके की बातें बहुत ही करते हैं। अब ये क्या कर रहा है? अब ये नेचुरल गैस सप्लाई कर रहा है। नेचुरल गैस कहाँ से आ रही है? फॉसिल फ्यूल से आ रही है। नेचुरल गैस को बंद करेंगे तो पॉल्यूशन बढ़ेगा। तो आप दूसरी तरफ ये चीज़ कर रहे हो। और अब एक और आप यहाँ पे मामला देखना, नेटो के इस समय जो हेड है ना, उनका नाम है क्या? स्टोलेनबर्ग, जनरल स्टोलेनबर्ग, यैन स्टोलेनबर्ग। ये बंदा ना नॉर्वेजियन पॉलिटिशियन है। कौन है ये? नॉर्वेजियन पॉलिटिशियन है। अब आप इस बात को समझिए, नेटो के अंदर जो हेड हैं वो कहाँ के हैं? नॉर्वे के हैं। अब इस पूरे मैटर में फ़ायदा किसका हो रहा है? नॉर्वे का हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि यूक्रेन जो है वो रशिया को टक्कर दे रहा है तो नेटो की मदद से दे रहा है? नेटो के बिना मदद से दे पा रहा है क्या? नहीं ना। नेटो तो पूरी मदद कर रहा है उनको, टैक्टिकल, लोकेशन वाइज हर चीज़ वहाँ प्रोवाइड करने के लिए, अपने एलाइज को फोर्स करके उनको सप्लाई करवा रहे हैं हथियार। और स्टोलेनबर्ग नॉर्वे के लिए काम भी कर रहे हैं। नॉर्वे को तो फ़ायदा हो रहा है, इकोनॉमी बढ़ रही है। तो ये सब बेटा ना जियोपॉलिटिक्स होती है, जो हम लोगों को दूर से नहीं दिखता लेकिन एक्चुअल में चलता है। अब यहाँ पे देखिए एक न्यूज़ है कि रशियन रामलीला ट्रीट फॉर पीएम इन अयोध्या। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो हैं दिवाली के दिन अयोध्या में आ सकते हैं, ऐसा कंफर्मेशन है। तो लेट्स सी क्या होता है। द पॉलिटिक्स ऑफ द मदरसा सर्वे, अब ये काफ़ी न्यूज़ में था। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था कि भाई हम अनरिकॉग्नाइज मदरसा हमारे स्टेट में कितने हैं उसके ऊपर एक सर्वे करते हैं और देखते हैं कि कितने सारे हैं। जनरल पब्लिक का क्या व्यूज़ है मदरसा को लेके? पहली चीज़ तो लोग ये सोचते हैं कि भाई मुस्लिम्स आर इकोनॉमिकली बैकवर्ड बिकॉज उसमें से बहुत सारे लोग जो है मदरसा में जाके पढ़ाई करते हैं। ये जनरल पब्लिक का एक परसेप्शन है। दूसरा कि जो मदरसा है वो रेडिकल इस्लाम को प्रमोट करने के लिए यूज़ किया जाता है। एक जनरल पब्लिक का जो परसेप्शन है इसके बारे में। 9/11 के बाद ये चीज़ और बढ़ गई थी। अब एक सचर कमेटी बनी थी 2006 में मदरसा के ऊपर स्टडी करने के लिए, तो उसमें कुछ फाइंडिंग्स आई थी, देख लेते हैं। ओनली 3% ऑफ मुस्लिम चिल्ड्रन ऑफ स्कूल गोइंग एज गो टू मदरसाज। और एक होता है मदरसा, एक होता है मकतबाज। मकतबाज क्या होते हैं? मदरसा से ही जुड़े हुए स्कूल्स होते हैं। तो दोनों का भी जोड़ दो तो 6.3% ही बच्चे अभी जाते हैं वहाँ पे। इस
रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो 2006 में आई थी। तो ये वाली चीज़ें हैं। इसमें एक रिपोर्ट में ये भी चीज़ आई थी कि ऐसा नहीं है कि मुस्लिम जो है कम्युनिटी जो है वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल्स में नहीं भेजना चाहती है, बट ड्यू टू गरीबी जो है उनको फिर मदरसा में भेजना पड़ जाता है। तो ये वाली चीज़ें हमने यहाँ पे जानी। अब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या है मुस्लिम्स की? आर्टिकल 25 सेज ऑल पर्सन्स आर इक्वली एंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस and right to freely profess, practice and propagate religious subject to public order, morality and health. Article 26 कहता है all denominations can manage their own affairs in matter of religion. Madrasas are established under Article 30 of the Constitution. तो ये ध्यान रखना, आर्टिकल 30। मदरसा भी न्यूज़ में है उत्तर प्रदेश के चक्कर में, इसीलिए क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है। इसके बाद है सेविंग द वल्चर्स ऑफ तमिलनाडु। वल्चर्स का हिंदी में होता है गिद्ध, हम गिद्ध जो समझते हैं ना, तो जो गिद्ध होता है ना ये एनवायरनमेंट साइकिल में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत बार जैसे क्या होता है जो हड्डियाँ पड़ी होती हैं या जो कर्कश पड़े होते हैं इंसानों के, जानवरों के, उनको ये खा लेता है, जगह से वो जगह सफाई हो जाती है, उस जगह पे मतलब गंदगी नहीं रहती हैं, जो बॉडी सड़ती रहती है उनको ये हटा देते हैं खा खा के। तो ये इन्वायरमेंट सिस्टम में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तमिलनाडु में ऐसा मतलब खबर आई थी कि डिक्लोफेनेक नाम के ड्रग से ये एक्सपोज हो गए हैं और वल्चर की काफ़ी सारी फर्टिलिटीज़ हो रही है इस चक्कर में। क्यों वल्चर ज़रूरी है मैंने बोला, क्योंकि ये नेचुरल नीचस स्कैवेंजर्स हैं, सफाई करते हैं चीज़ों की। वल्चर्स फाउंड इन इंडिया जो हैं उनकी 9 स्पीसीज इंडिया में गिद्धों की पाई जाती है। 4 आर अंडर क्रिटिकली इंडेंजर्ड लिस्ट ऑफ IUCN। ठीक है, IUCN रेड लिस्ट पे क्वेश्चन आ जाता है कि भाई वल्चर्स किस में हैं, क्या हैं। तो अब इसमें अलग अलग प्रजाति हैं, जैसे कि एक है ओरिएंटल वाइट बैकेड वल्चर, तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। फिर है स्लेंडर बिल्ड वल्चर, क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में है। फिर एक है लॉन्ग बिल्ड वल्चर, तो इट्स ऑल्सो अंडर क्रिटिकली इंडेंजर्ड। इजिप्शियन वल्चर इंडेंजर्ड की कैटेगरी में है। रेड हेडेड वल्चर क्रिटिकली इंडेंजर्ड में है। इंडियन ग्रिफॉन गिद्ध ये जो है लीस्ट कंसर्न में है। फिर नियर थ्रेटेंड में कौन कौन से? हिमालयन ग्रिफॉन, सीनियरस वल्चर्स एंड बियर्डेड वल्चर्स और लेमरिंगर। तो ये आपने जाना वल्चर्स के बारे में। तमिलनाडु में भी न्यूज़ में थे क्योंकि डिक्लोफेनक नाम के ड्रग से ये एक्सपोज हो गए थे, ऐसा वहाँ पे कहा जा रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे गिद्धों की मृत्यु देखी जा रही थी। तो उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए तमिलनाडु की सरकार ने मिशन लॉन्च किया था और ये फिर न्यूज़ में आ गया था। ठीक है, तो ये था गाइस हमारा आज का सेशन। हमने वल्चर्स के बारे में जाना, हमने मदरसा सर्वे जो हुआ है उसके बारे में जाना, फिर हमने यहाँ पे पूरा यूरोपियन जो अभी क्राइसिस चल रही है, क्यों चल रही है, यूके में क्यों प्रॉब्लम है, क्या मामला है, सब हमने समझने की कोशिश करी है। अगर समझ में आई हो तो बहुत अच्छी बात है। ये वाला आर्टिकल एक बार रिवाइज जरूर कर लेना, आज ही आपने जहाँ भी नोट्स में डाला होगा। सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट प्ली टू लेफ्ट बिन ऑन क्रिकर सेल, मैंने बता ही दिया है, ये सब भी न्यूज़ हमने देख ली हैं। दैट्स इट, दिस इज़ आवर सेशन। आई होप गाइज आपको सेशन अच्छा लगा हो। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।